हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिलिमिटेशन डिलेमा। व्हाट डू यू मीन बाय डिलिमिटेशन? व्हाट आर द डिलेमा associated with the delimitation? What are the federalism challenges and federalism angle regarding this delimitation that we are talking about? And the last one, that is how representation is affected by this delimitation. So let's begin with the perhaps the most important issue of today's newspaper, that is delimitation. इसका सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे, लेकिन पूरे चीज़ों को समझने के लिए पूरा का पूरा जो इसका पोस्टमार्टम है, जैसा कि हम करते हैं हर टॉपिक में, उसको करने से पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन or any state civil services examination, then you are watching right lecture. This is the right platform for all of you. This is Sarvocha IAS. Here you will get each and every resources, whether it is lecture, whether it is study materials, whether it is notes, whether it is about current affairs. सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है. There is no charges. We are not taking any fee from all of you. The idea and the principle behind working of this Sarvocha IAS organization is simple. You know, education is a basic necessity, and your financial challenges, your economic challenges should not be a problem for getting education. And everybody has a right to get education. आपके पास अगर पैसे नहीं हैं कि बड़े कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के अपना इनरोलमेंट करें और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो हम आपके साथ हैं. लास्ट में अगर आपको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगेगा तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा. डेफिनेटली मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा. एंड द लास्ट थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी का हेल्प हो सके. तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम जो है शुरुआत करते हैं डिलिमिटेशन को. व्हाट डू यू मीन बाय डिलिमिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलिमिटेशन मीन्स रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सो रिप्रेजेंटेशन बिकम मोर इक्विटेबल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. इसका मतलब यही है सर. डिलिमिटेशन सिंपली मीन्स you are going to redraw the boundaries of electoral constituencies so that representation become more equitable according to population. But in India, delimitation is not merely about drawing new boundaries, right? It has now become a question of federalism. Why and how? You know, India's population has not grown uniformly. आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हर स्टेट में जो है यूनिफॉर्मली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 4% की रफ्तार से, 3% की रफ्तार से, 1% की रफ्तार से. ऐसा नहीं कह सकते. हर स्टेट में अपना अपना एक स्ट्रेंथ है. साउदर्न स्टेट्स की बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ काफ़ी कम है, और वही उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है यार, है ना. सो एट द सेम टाइम दिस साउदर्न स्टेट्स हैव इन्वेस्टेड कॉन्सिडरेबली in education, healthcare, and family planning, and have successfully reduced fertility rate, right? तो साउदर्न स्टेट्स का तो डेमोग्राफी भाई आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेबल फर्टिलिटी है ना. यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है. और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स में, यूपी और बिहार का हाल देख लेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन. और कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है कि हम जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि सभी का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके, ताकि जितने भी लोग इस भारत में रह रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वली और फेयर तरीके से हो सके. एंड देयरफॉर द क्वेश्चन इज, शुड अ स्टेट बी पॉलिटिकली पेनलाइज्ड फॉर सक्सेसफुली कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना यहाँ करके. अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे आप सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट्स को, तो फिर तो बात वही हो गई कि जो स्टेट्स हाईली इन्वेस्टेड किया है ना, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है एजुकेशन पे, हेल्थ पे,
फर्टिलिटी को कम करने में, जो कि साउदर्न स्टेट्स ने किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अनफेयर होगा, है ना। एक तरीके से अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को बढ़ाएं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाएं, तो बात तो वही होगी ना कि साउदर्न स्टेट्स को आप पेनलाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो देयर आर फेडरल स्टेक्स, दैट इज फियर ऑफ पॉलिटिकल पेनाल्टी फॉर सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट. So these are the concerns that we are going to talk about. Now come to the next part. What are the constitutional basis of all this delimitation? Here is Article 81. ये Article 81 है and it deals with the composition of the Lok Sabha and broadly provides for representation based on population. So representation across states should be broadly based on population. तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में बात किया गया है और रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कि आप स्टेट्स को देंगे लोकसभा में, जो सीट देने वाले हैं, उसका बेसिस होगा कि पॉपुलेशन की बेसिस पे आप सीट दीजिए. इसको और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे. अभी तक समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा घबराए रहने की कोई बात है नहीं. आर्टिकल 82 इट प्रोवाइड्स फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज एंड सीट एलोकेशंस आफ्टर एवरी सेंसस एज डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 82 आपको पता है, इसका मतलब सीधा सीधे शब्दों में अगर कहें, इफ पॉपुलेशन चेंजेस, अगर पॉपुलेशन चेंज कर रहा है देन आइडियली रिप्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो चेंज, है ना. अगर पॉपुलेशन चेंज कर रहा है तो रिप्रेजेंटेशन भी चेंज करेगा. अगर पॉपुलेशन चेंज कर रहा है तो सीट्स की नंबर भी बढ़ेगी स्टेट्स में, लोकसभा में, है ना. But there is an important qualification. The Constitution does not operate mechanically. India has deliberately modified this principle because Parliament realized that pure population-based representation could create an unintended consequence, right? So, states that have controlled population growth could lose political representation. जैसा कि हमने साउदर्न स्टेट्स के बारे में बात किया. एंड देयरफॉर इंडिया टेम्पोररीली फ्रोज द इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स. सो डेलिबरेटली मॉडिफाइड थ्रू प्रेजेस टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड पॉलिटिकल पेनलाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट हैव इन्वेस्टेड इन पॉपुलेशन पॉलिसीज, हु हैव इन्वेस्टेड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, हु हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, हेल्थ. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि 10 बच्चे पैदा करने का क्या प्रॉब्लम होता है. अरे इकोनॉमी भी तो देखना है आपका, है ना. तो दीज सेफगार्ड्स वाज टेकन बाय फ्रॉम आवर साइड. नाउ कम टू दिस फ्रिज. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिज? फ्रिज का मतलब क्या है? सबसे पहले इस 42nd अमेंडमेंट को समझिए. दिस 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 it froze the inter-state allocation of Lok Sabha seats using data strictly from 1971 census. And why was this done? Imagine there are two states, state A and state B. अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा. स्टेट A aggressively implements family planning and reduced fertility. तो स्टेट ए में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, फैमिली प्लानिंग काफ़ी बढ़िया है. और स्टेट बी में जैसे कि यूपी और बिहार, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, है ना. यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड इफ वी मैकेनिकली रीडिस्ट्रीब्यूट पार्लियामेंट्री सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन देन स्टेट ए कुड लूज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ये स्टेट ए के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी एंड स्टेट बी गेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना. एंड दिस क्रिएट्स अ परवर्स इंसेंटिव. द मैसेज को डेफिनेटली बिकम इफ यू कंट्रोल योर पॉपुलेशन सक्सेसफुली यू लूज पॉलिटिकल पावर. यही तो मैसेज है. एंड देयरफॉर द फ्रीज वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स that successfully pursued population stabilization. और इसीलिए इस 1971 की डेटा से, उस टाइम का जो पॉपुलेशन का डाटा रहा होगा,
उस डाटा से हमने इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ सीट को फ्रीज कर दिया, मतलब जितना सीट्स है उतना ही रहेगा, ठीक है। और यही कारण है कि जो स्टेट्स फैमिली में फर्टिलिटी रेट में इन्वेस्ट कर रही थी उनको हम पेनलाइज ना करें, और हम बराबर तरीके से सभी को जस्टिफाइड तरीके से हम जो है रिप्रेजेंटेशन दें। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस फ्रीज के पीछे ये था कि इनकरेज नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, फ्रीज नहीं करते हैं, तो क्या होता, क्योंकि जो साउदर्न स्टेट जो फैमिली प्लानिंग और हेल्थ और पॉपुलेशन ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट जैसे चीज़ों पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, इस चीज़ को कम करने की कोशिश की, वो नहीं करते। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को हम इनकरेज करना चाहे थे। प्रोटेक्ट स्टेट्स दैट एडॉप्टेड रिगरस फैमिली प्लानिंग and preserve the delicate federal power balance. Now come to 84th amendment. This is an important amendment, sir. This is 84th constitutional amendment. Under this amendment, it extended the inter-state allocation freeze, है ना? It extended inter-allocation freeze, linking future adjustment to the first census after 2026. But there is an important distinction here. India can redraw the boundaries within a state. अगर किसी भी पार्टिकुलर स्टेट में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो आप बाउंड्री को रिड्रॉ कर सकते हैं विद इन अ स्टेट एंड विदाउट नेसेसरीली, जहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा के सीट पे। अगर लोकसभा के सीट में, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से एग्जांपल से थोड़ी देर में, आप बस सिंपल शब्दों में ये समझिए कि दिस 84th अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द इंटर स्टेट एलोकेशन फ्रीज एंड लिंकिंग फ्यूचर रीएडजस्टमेंट टू द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन उत्तर प्रदेश चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी रिड्रॉन, है ना। तो जब उत्तर प्रदेश में अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिड्रॉ तो करेंगे, है ना। एंड दिस इज डिलिमिटेशन, यहाँ इसी का मतलब है डिलिमिटेशन, ठीक है सर। बट देयर इज ए प्रॉब्लम हियर, इंक्रीजिंग उत्तर प्रदेश टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम 80 टू 120। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीट्स को 80 से 120 करें, इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप जो है स्टेट के अंदर रिड्रॉ कीजिए बाउंड्री, लेकिन जो सीट्स हैं वो आपकी फिक्स रहेगी। सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझिए ना कि आपका घर में 4 रूम है, ठीक है। धीरे धीरे करके 5 जनरेशन के बाद, ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ, बस इमेजिन कीजिए, इस 4 रूम में रहने वाले लोग 4 थे और अब 40 लोग हैं। घर बढ़ाना नहीं है, रूम बढ़ेगा नहीं, है ना। आप जो है, जो ये घर है इसकी बाउंड्री फिक्स है, लेकिन ये जो 40 लोग हैं, इन 40 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए इस रूम को रिड्रॉ करने की ज़रूरत है, लेकिन एक ही घर के अंदर। ठीक उसी तरीके से स्टेट्स के पास अगर 80 सीट है लोकसभा में और पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हुआ, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो हम स्टेट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रिड्रॉ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री को डिलिमिटेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीट जो लोकसभा में एलोकेटेड है वो सीट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, 80 का 80 सीट ही रहना है। एंड देयरफॉर देयर इज वन distinction you have to understand. Delimitation does not mean seat increase. Boundaries can be reorganized within a state to reflect local migration and population shifts without altering total interstate seats. So you are not going to change the seat, allocated seats in Lok Sabha if your population is not under control. Right? So these are the distinctions that you must have to understand. Delimitation does not mean seat increase. Now, why are southern states concerned regarding all these thing? कि सरकार जो अगर कह रही है कि हम जो है सीट्स बढ़ाएंगे, and this is where the issue becomes politically sensitive.
Southern states generally achieved lower fertility rate, and they invested in women education, they invested in health care, family planning, social development. And now suppose the new delimitation gives much greater parliamentary weight to states with a larger population. Southern states argue, why should successful population stabilization reduce our representation? And this is not simply a north-south issue. It raises a deeper constitutional problem, deeper constitutional question. Should political representation be determined only by the principle of one person, one vote? Or should India also protect the federal balance among states? So this is the greater question that you must have to consider. So high growth rates in Uttar Pradesh and Bihar, low fertility rates in Kerala and Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, है ना? And there is a core fear, if unchecked mechanical delimitation threatens to diminish southern political weight despite exemplary governance performance. And this is the issue. आप जो हैं 1% एक वोट के प्रिंसिपल से चलने वाले हैं, या फिर आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं फेडरल बैलेंस को? सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ कम टू द 50% रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो वर्सेस एब्सोल्यूट नंबर्स. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट. सपोज उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंटेशन, अभी जो उत्तर प्रदेश का सीट लोकसभा में वो कितना है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में. अगर हम चाहते हैं कि 80 से 120 सीट्स को इंक्रीज करें, जो कि उत्तर प्रदेश में, आप चाहते हैं तमिलनाडु में हम जो है 39 से 59 इंक्रीज करें. ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर. अगर आप देखेंगे तो पहले का जो डिफरेंस है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, वो कितना है? अगर आप देखेंगे डिफरेंसेस को तो 41 यहाँ पे आएगा शायद, है ना? और 120 माइनस 59 करते हैं तो आपके पास 61 का डिफरेंस आएगा. और ये डाटा को देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि रेशियो क्या है, बेसिस ऑफ रेशियो क्या है. हेयर पार्लियामेंट डज नॉट मेक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो. मेजॉरिटी रिक्वायर्स नंबर, है ना? कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर्स नंबर. Ordinary legislation requires number. Constitution Amendment Act requires number. ये सब जो है नंबर के बेसिस पे काम करता है, ना कि इस रेशियो के बेसिस पे. And therefore, even if the percentage distribution remains broadly similar, the absolute political weight can change. And this is why delimitation becomes a federal question. है ना? आप इस बात को समझिए ना, उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट है, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम 120 करेंगे. तमिलनाडु का 39 है, आप बोल रहे हैं हम वहाँ भी बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 59 करेंगे. लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कौन ज़्यादा फायदे में है? उत्तर प्रदेश ज़्यादा फायदे में है इस नंबर से, या फिर तमिलनाडु ज़्यादा फायदे में? तमिलनाडु के पास 41 इंक्रीज हुआ, ये उत्तर प्रदेश के, ये जो रेशियो है दोनों के बीच में, है ना? तो यहाँ पे 40 सीट बढ़ा और यहाँ पर कितना बढ़ा? 20 सीट बढ़ा. तो अल्टीमेटली ये जो नंबर है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे 20, ये नंबर तो लो है, दैट इज नॉट, दैट इज पेनलाइजिंग इन नेचर, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ फेडरल क्वेश्चन दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ कम्स टू डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन लिंक. इन दोनों के बीच में हम एंगल समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के क्या बखेड़ा चल रहा है. आप जानते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आफ्टर 106th अमेंडमेंट इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम दैट एम्स टू इंश्योर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विथ इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लिसिटली चेंज टू पोस्ट डिलिमिटेशन सेंसस डेटा. But here implementation is linked with delimitation following the relevant census process, and this has created another debate. Some argue that increasing the size of Lok Sabha
would provide a space for women representation and without replacing existing political interests. तो ये कुछ लोगों का आर्गुमेंट है. And another argument says that we do not necessarily need more states to increase women representation. एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम जो है पूरा का पूरा जो लोकसभा का सीट है ना उसको बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने के बाद हम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस डेटा. ये सरकार कह रही है. और इसके पीछे आर्गुमेंट जो है वो ये कि अप्रोक्सीमेटली 181 सीट्स जो है आप 553 में मैनेज कीजिए ना, इसी को आप इंटरनोटेशन कीजिए. एंड देयरफॉर वुमेन रिजर्वेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द लोकसभा आर कॉन्सेप्चुअली सेपरेट क्वेश्चंस. तो क्या सवाल ये उठता है कि शुड द लोकसभा बिकम 800 प्लस, और इसके लिए आर्गुमेंट फॉर एक्सपेंशन की बात भी है, और कुछ लोग इसके क्रिटिसिज्म में भी बात करते हैं जो कि आर्गुमेंट अगेंस्ट एक्सपेंशन, और दोनों तरफ से आर्गुमेंट है. इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन इनॉर्मसली, और आज की डेट में इनका जो फेवर है ये कह रहे हैं कि मैसिव पॉपुलेशन इंक्रीज पर एमपी टुडे. तो इनका कहना है कि देखिए अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और इससे होगा क्या कि अगर हम सीट्स नहीं बढ़ाएंगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा. और अगर हम सिर्फ डिलिमिटेशन बाउंड्री रिड्रॉ करें तो ये सब एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ ये इतने ज़्यादा एरिया, मतलब यही तो होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर के भर दिया. अब इनका कहना है कि जब ये मैसिव पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा तो ये थोड़ा सा उस एमपी के लिए डिफिकल्ट होगा कि मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना. दूसरा, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंप्रूव सिटीजन एक्सेसिबिलिटी. अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत कम लोग हैं तो सीधी सी बात है आप रिप्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, मैनेज बढ़िया तरीके से कर सकते हैं. तो ये आर्ग्यूमेंट है सर. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एक्सपेंशन, इनका कहना है कि इट एग्रावेट्स फेडरल इम्बैलेंस एंड साउदर्न फियर्स. जो साउदर्न स्टेट्स का कंसर्न है कि इससे तो अगर आप डिलिमिटेशन करने वाले हैं या फिर सीट्स को एक्सपेंड करने वाले हैं लोकसभा में अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पॉपुलेशन डेटा, तो फिर दिक्कत इससे ये आएगी कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे और साउदर्न स्टेट्स के साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना. तो ये सवाल उठता है फिर. लार्ज हाउस डाइल्यूट्स इंडिविजुअल स्पीकिंग टाइम एंड हार्म्स पार्लियामेंट्री इक्वालिटी. और 800 प्लस अगर आपके पास सीट हो जाता है लोकसभा में तो पार्लियामेंट में इतने सारे लोग अगर आकर के बैठे तो ये टाइम भी बहुत लेगा और पार्लियामेंट्री की क्वालिटी को भी, डिबेट एंड डिस्कशन की क्वालिटी को भी डाइल्यूट करेगा. सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है. ठीक है. नाउ देयर इज सम यूपीएससी फ्रेमवर्क दैट हाउ बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग वैल्यूज. अगर आप मेंस में आंसर लिखते हैं ना तो डोंट राइट एन आंसर सेइंग सिंपली कि डिलिमिटेशन शुड हैपन बिकॉज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड. और ये सब एक एक्सट्रीम तरीका हो जाता है ना. आप अगर ऐसे लिख दिया कि डिलिमिटेशन शुड हैपन बिकॉज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन डेटा, टू रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन इंटरेस्ट, वी हैव टू इंक्रीज डिलिमिटेशन, we have to do delimitation, right? And this is too simplistic, sir. A better answer should show the competing constitutional values. First, representational quality, है ना. जो ये competing values आपके आंसर में ये चीज़ दिखना चाहिए. कंक्लूजन में रिप्रेजेंटेशन एंगल से आप लिखिए, फेडरलिज्म एंगल से लिखिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के एंगल से लिखिए और डेमोक्रेटिक एक्सेसिबिलिटी के एंगल से, है ना. द चैलेंज इज टू डिजाइन अ डिलिमिटेशन मैकेनिज्म दैट बैलेंसेस ऑल फोर. ये सब कुछ को बैलेंस करके चले. देयर आर सम की वोकैबुलरीज दैट you must be aware about: federal compact, demographic dividend, representation equality, parliamentary efficiency, right? So these are the things, these are the keywords
You can write down in challenges of or negative consequences of expansion of Lok Sabha seats. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी को ये डाइल्यूट करेगा, पार्लियामेंट्री क्वालिटी को डाइल्यूट करेगा. एंड देयर इज अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन. प्रिजर्व इंटर स्टेट सीट्स एट 543, रीड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज एंड स्ट्रेंथन स्टेट लोकल असेंबलीज. आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप अंदर ही अंदर बाउंड्री क्रिएट कीजिए ना, स्टेट्स के अंदर ही रीड्रॉ बाउंड्री कीजिए, ताकि स्टेट्स के अंदर जो भी पॉपुलेशन डेटा है हर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल तरीके से वो रिफ्लेक्ट करे. क्यों जरूरत है 543 से 800 प्लस ले जाने की? तो ये पूरा का पूरा कंसर्न है सर, जो आपको जानना चाहिए था. ये कहाँ पे पूछा जाएगा सवाल? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स वाले में पूछा जा सकता है. ठीक है, आपके मेंस में जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है. तो जीएस 2 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए, अगर आपको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा. अगर सब कुछ समझ में आया हो तो एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ भी रही है या नहीं. और तीसरा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस फ्री इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात हमारी पहुंच पाए और उनका इससे लाभ हो सके. चलिए, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे. तब तक के लिए इजाज़त.